आज हम लोग पढ़ रहे हैं SRE 2410 जो डील करता है रिव्यू से ओके। रिव्यू ऑफ व्हाट? इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओके, जो किसने किया है? परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं। नंबर 1 रिव्यू है तो एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होगी, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होगी। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक बात ध्यान रखिए, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल सी बात, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन prepared and presented as per AFRF may be complete or may be condensed, but the most important line, it is for a period that is shorter than the entity's financial year. For example, quarterly financial information. मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, interim financial information is your financial information which is prepared, basically entity's financial information which is prepared as per applicable financial reporting framework. और साथ में it may be complete, it may be condensed, but the most important line for a period that is shorter than the entity's financial year. अच्छा, SRE 2410 में आगे बढ़ने से पहले ये तभी अप्लाई होता है जब रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कर रहा है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। राइट, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी को ऑडिट किया है, वो अगर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर रहा है तो आपका ये वाला SRE एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? यस। अब जरा सुनिए, ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल, स्किप नहीं करने का है, कर लो भाई इसको भी रिवाइज। ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1 एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। याद रखिए, जब भी रिव्यू होता है हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। एक्सप्रेस अ कंक्लूजन किस बात पे? वेदर ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू। नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि रिव्यू चल रहा है, एक तो कंक्लूजन आएगा और नेगेटिवली वर्डेड आएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, एक्सप्रेस अ कंक्लूजन वेदर ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू anything has come to the auditor's attention that causes the auditor to believe that interim financial information is not prepared in all material aspect as per applicable financial reporting framework. तो ऑडिटर बताएगा भाई हमें कुछ मिला तो नहीं ऐसा जिससे देख के हमें लगे कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बनी हुई है। ओके, और साथ में ऑडिटर क्या करता है रिव्यू में? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर। किस लिए? To reduce the risk of expressing an inappropriate conclusion when interim financial information are materially misstated to moderate levels. Moderate levels पे वो risk को ले आता है, inappropriate conclusion के risk को। Is that clear? बोलिए हाँ के ना? Come on. आइए जी, प्लीज अब आ जाइए। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये तो बहुत आसान था। क्या हमें रिव्यू में भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे एग्रीमेंट करना चाहिए? कम ऑन एवरीवन टेल मी। आंसर इज यस, बिल्कुल करना चाहिए। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, एग्री करो, एग्री करने के बाद उन एग्रीड टर्म्स को रिकॉर्ड कर लो एंगेजमेंट लेटर में। और क्यों करते हैं हम ये? टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग किस पे ना हो जाए? नेचर ऑफ एंगेजमेंट को लेके, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को लेके, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, एश्योरेंस और नेचर और फॉर्म ऑफ रिपोर्ट को लेके। फिर से बोलूंगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे एग्रीमेंट करो, उस एग्रीड टर्म्स को रिकॉर्ड कर लो। हाँ जी, उस एग्रीड टर्म्स को रिकॉर्ड कर लो एंगेजमेंट लेटर के अंदर। एंड ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो पाए। किसको लेके? नेचर ऑफ एंगेजमेंट को लेके, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिव्यू को लेके, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, एश्योरेंस एंड नेचर एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट को लेके। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको मार्क करा देता हूं। क्या हमें, यानी कि जो रिव्यू कर रहा है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, क्या उसको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी जरूरी है एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की और आईसी की? आंसर इज यस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? To identify the type of potential misstatement A and their occurrence and their likelihood of their occurrence. तो पहला तो हो गया misstatements related, हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। दूसरा, we have to select our inquiry, analytical procedure and other review procedure, वो भी इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होंगी। Now third point is very important from your exam point of view, क्या ऑडिटर के पास पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी आईसी की? Come on tell me, answer is yes, बिल्कुल होगी, क्योंकि भैया वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिटर है। नंबर 2, इसमें ही ध्यान रखिए, क्या उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं काम कर लूं? नहीं, आई हैव टू अपडेट दैट अंडरस्टैंडिंग फॉर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिव्यू, एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन may be different from internal control which are there for annual financial information. राइट? तो यस, मेरे पास अंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे उसे अपडेट करना है और मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई आईसी आईएफआई के लिए अलग हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू एएफआई, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना? कम ऑन एवरीवन, यस सर। नाउ विल रिवाइज
प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। हमने यहां तक की रिवीजन कर ली थी, अब इस पार्ट पे आते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई ऑडिटर इधर आओ, हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और एनवायरमेंट और आईसी, और द क्वेश्चन में भी हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आईसी और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ओके, अच्छा, हम बोलेंगे ठीक है साहब, हमारे पास 12 प्रोसीजर्स हमें जो है वो बताए गए हैं, हमने उनको डिवाइड कैसे कर दिया है, रीड, कंसिडर, फिर इंक्वायर। ओके, 2 रीड, 6 कंसिडर, और हमारे पास आ गए 4 इंक्वायर। ओके, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। रीड क्या, प्रायर ऑडिट एंड इंटरिम रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन, आपके पिछले ऑडिट का या पिछले रिव्यू का आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसको पढ़ लो। रीड रीसेंट एनुअल एंड प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या करेंगे, जो आपकी रीसेंट एनुअल और प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ लो। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, यहां पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, यहां पे वो पुराने वाली इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, रीड हो गए। उसके बाद एसे के फॉर्मेट में बात करना, कंसिडर सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसे कोट नहीं करने लेकिन याद तो कर सकते हैं। 315 मटेरियलिटी, 320 करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, 450। अच्छा जी, ongoing significant accounting and reporting matter IC weakness, 265, result in current year's audit procedure, 330, and internal audit results and management action, 610। क्या बोलती पब्लिक, एक बार सबके कीवर्ड्स बोल देता हूं, सिग्निफिकेंट रिस्क, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, मटीरियलिटी, 3 तो हमारे बिल्कुल लाइन से निकले, 315, 320 एंड 450। एंड इसी के साथ वाला पकड़ लो, करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर 330। ओके, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस 265। ओके, एक बज गया हमारे पास कौन सा, एक बज गया हमारे पास इंटरनल ऑडिट रिजल्ट एंड मैनेजमेंट एक्शन 610। फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी किसके बारे में, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट रिजल्ट 240। ओके, फिर बहुत सिंपल, बिजनेस एक्टिविटी में कोई चेंज आया कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंज आया कि नहीं, और साथ साथ में प्रिपरेशन क्या है और लायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे इंश्योर करती है मैनेजमेंट, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। एक बार फिर से बच्चों सारे के सारे रिपीट करेंगे, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, कोई स्किप नहीं करेगा। आ जाओ जी, कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे आईसी की, उसके एनवायरमेंट की और एंटिटी की, या कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करेंगे। रीड 6 कंसिडर, 4 इंक्वायर। रीड क्या करने वाले हैं, रीड हम लोग करने वाले हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन, हमारा जो प्रायर हमने ऑडिट किया था, प्रायर फाइनेंशियल हमारा जो रिव्यू हुआ था इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अच्छा, फिर रीड करने वाले हैं प्रायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और प्रायर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। बढ़िया, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, कंसिडर में तो सारे स्टैंडर्ड लगा दो। कहां से शुरू करोगे, 315 सिग्निफिकेंट रिस्क। ओके, उसके बाद 320 मटीरियलिटी, 450 देखो स्टैंडर्ड के टर्म्स में याद कर रहे हो, याद हो रहे हैं ना, 450 अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अच्छा, फिर 330 भी बोल सकते हैं क्या, करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर। 610 भी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट और मैनेजमेंट का एक्शन। 265 इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस। ओके, बच गए हमारे पास कितने, बच गए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कितने बच गए, 4 इंक्वायर। पहला इंक्वायरी किसको लेके, 240 को लेके, फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट रिजल्ट्स आपने क्या इंक्वायर किए। फिर बिजनेस एक्टिविटी को लेके, इंटरनल कंट्रोल में चेंज को लेके, और प्रिपरेशन प्रोसेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स को लेके। दैट्स इट। क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स याद होते हैं एवरीवन? यस। आई नाउ इंक्वायरीज, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर, बहुत सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बल्कि मैं सच बताऊं तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा यहां से पढ़ लो। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, एनालिटिकल प्रोसेस लगाएगा, कंक्लूजन बनाए, एनालिटिकल प्रोसेस लगाएगा, अदर रिव्यू प्रोसेस लगाएगा, कंक्लूजन बनाएगा। कंक्लूजन क्या बनाएगा हमें बचपन से क्लियर है, हाँ जी, कंक्लूजन क्या बनाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर, ऑडिटर विल कंक्लूड whether anything has come to his attention that causes him to believe that IFI has not been prepared in all material respect as per applicable financial reporting framework। तो इस टॉपिक की एज सच कोई रेलेवेंस रहने गई, सीधा जनरल प्रोसीजर पे आ जाइए। जनरल प्रोसीजर में मुझे बोला गया भाई मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ूंगा, फिर उनके बेसिस पे इंक्वायरी करूंगा, रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड डू इंक्वायरी। फिर प्रायर ऑडिट और रिव्यू की मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, अनएडजस्टेड मिसस्टेटमेंट्स को ध्यान में रखूंगा, और साथ में मैं जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स के ऑडिटर हैं उनसे कम्युनिकेट करूंगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग को रीड करूंगा, पुराने वाली मिस्टेक्स को ध्यान रखूंगा, और साथ साथ में सिग्निफिकेंट कंपोनेंट के ऑडिटर से कम्युनिकेट करूंगा ऐसे 600। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो बच्चों को परेशान करेगा कि भाई इंक्वायरी तो करनी है, लेकिन इंक्वायरी करनी क्या क्या है।
तो मैंने बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी याद करा देंगे आपको। पहली 4 बहुत सिंपल। सबसे पहली बात भाई से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे पूछ लो कि जो IFI है वो आपने पीपी करी है, पीपी मतलब समझ गए, प्रिपेयर और प्रेजेंट करी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर हम क्या पूछ लेंगे, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में उनको लगाने में कोई चेंजेस आए हैं? अगर हाँ तो तीसरा पॉइंट, उसके रीजन बता दो, कौन सी ट्रांजैक्शन थी जिसकी वजह से ये चेंजेस जो है वो नेसेसिटेट हुए। हेलो बोल दो हाँ के ना। और लास्ट में फिर से वही बात कि IFI में कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। 4 बातें क्लियर होती हैं। कम ऑन टेल मी एवरीवन। IFI prepared and presented as per applicable financial reporting framework. Changes in the accounting principles. Changes in the accounting principle. Reason for such change in accounting principle. And क्या IFI में कोई नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है? फिर उसके बाद ये तो बहुत आसान कर दिया था हमने। आ जाओ जी, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तो नहीं है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल, परचेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, फिर उसके बाद 540, क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में जो अजम्पशन ली है उस पर इंक्वायरी कर सकता हूं? इंक्वायरी किस किस पे करनी है? अकाउंटिंग एस्टिमेट की अजम्पशन पे। 550, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे कोई इंक्वायरी कर सकता हूं कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली अकाउंटेड और डिस्क्लोज होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन, चेंज इन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इंक्लूडिंग लिटिगेशन एंड क्लेम। 501, हेलो, इन दोनों का एक सेट बना के चलो, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड आपका लिटिगेशन एंड क्लेम्स। चलिए जी, इसके बाद क्या है? डेट कवर्नेंट्स। भूल गए कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। अगर याद रहा वेरी गुड, भूल गए कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मैटर्स अबाउट विच क्वेश्चन हैज अराइजन इन द कोर्स ऑफ अप्लाइंग द रिव्यू प्रोसीजर, यानी कि वो मैटर्स जो आपको ड्यूरिंग द रिव्यू मिले। उसके बाद वाले बहुत ज्यादा आसान, वो क्या है? आपकी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इन द लास्ट सेवरल डेज ऑफ द इंटरिम पीरियड। आपका फ्रॉड कोई अगर नोन है, कोई आपका नोन या सस्पेक्टेड फ्रॉड है विच इन्वॉल्व्स की मैनेजमेंट पर्सनल, एलिगेशन ऑफ फ्रॉड है, और नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। 240 एंड 250। कम ऑन, एक बार सारे दोबारा बोल के देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखिए मैं इंक्वायरी किस किस बात पे करूंगा। पहली 4 बहुत आसान है, सबको याद होनी चाहिए। IFI, PP, AFRF, change in accounting principles and or the methods of applying those principles, reason for such change, and IFI में कोई नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट अजम्पशन फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट 540 एंड 550। आई होप ये तीनों सबको याद रह सकते हैं। उसके बाद कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, लिटिगेशन, क्लेम। 501 में डाल दो इसको। लो भाई, अब उसके बाद ये हैं जो भूल जाते हैं बच्चे, भूल जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे तो डेट कवर्नेंट्स की कंडीशन पे आप लोग जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, और साथ साथ में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा मैटर जो ड्यूरिंग द रिव्यू मिला था। फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो लास्ट सेवरल डेज में हुई, एक्चुअल और सस्पेक्टेड मटेरियल फ्रॉड, ये दोनों फ्रॉड से रिलेटेड है। एक्चुअल और सस्पेक्टेड मटेरियल फ्रॉड इन्वॉल्विंग की पर्सनल, एंड एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। ये इंक्वायरीज करने के बाद एनालिटिकल प्रोसेस लगाऊंगा। एनालिटिकल प्रोसेस लगाने के बाद इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रीड करूंगा, एंड फाइनली अपना कंक्लूजन बनाऊंगा। कंक्लूजन की लैंग्वेज वही, वेदर एनीथिंग हैज कम टू ऑडिटर्स अटेंशन दैट कॉजेस द ऑडिटर टू बिलीव दैट IFI इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। डन? बोलो। ये टॉपिक्स हैवी हैं, लेकिन हम इनको रिवीजन से अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। ओके, चलिए।